हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उन वीडियो में हमने जाना था फ्रांस की क्रांति के क्या कारण रहे, साथ ही उनकी प्रमुख घटनाएं, जो फ्रांस की क्रांति हुई उनकी प्रमुख घटनाएं के बारे में भी हमने उन वीडियो में विश्लेषणात्मक तरीके से जाना था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि जो सामंतीय व्यवस्था थी उसका है इस क्रांति के बाद में अंत हो गया। वैसे लुई 16वां जब राजा बना था उस समय भी इनकी जो शक्तियाँ थी, सामंतों की शक्तियाँ थी, वो काफ़ी सीमित कर दी थी। लेकिन जो पूर्ण रूप से इस क्रांति के बाद इस सामंतीय व्यवस्था है, इसका पूर्ण रूप से अंत हो गया। इनका प्रभाव है राज्य से अलग हो गया। राज्य में ये हस्तक्षेप इनका है वो पूर्ण रूप से इस क्रांति के बाद में बंद हो गया, अंत हो गया। पहले क्या करते थे, राजा के समक्ष ये होते थे और जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी शासन व्यवस्थाओं में, उनमें भी ये सामंत लोग हस्तक्षेप करते थे। साथ ही जनता पर भी ये अत्याचार करते थे। फ्रांस की क्रांति में जब ये चल रही थी तभी तो फ्रांस की क्रांति में इनका अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति के बाद में इनका अंत हो गया। सामंतीय व्यवस्था है उसका अंत हो गया फ्रांस की क्रांति के परिणाम में, प्रभाव में। लुई 16वें के समय यद्यपि सामंतीय व्यवस्था पर नियंत्रण करते हुए शासन को केंद्रीकृत कर दिया गया था। लुई 16वां जब राजा बना था उस समय शासन को केंद्रीकृत कर दिया था। शासन एक व्यक्ति के हाथ में रखा गया था। उस समय जो सामंत होते थे उनकी शक्तियां हैं वो नियंत्रण कर दी गई थी। लेकिन क्रांति काल में सामंत व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी। लेकिन जब क्रांति हुई तब जो सामंत व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। यह अपमानजनक व्यवस्था सदियों से आर्थिक शोषण का पर्याय थी। समानता के सिद्धांत पर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ऐसा सिद्धांत लागू किया कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। उसी के आधार पर जो सामंती व्यवस्था थी उसको है अंत कर दिया, उसका अंत कर दिया। किसका? सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। नेक्स्ट था प्रभाव फ्रांस की क्रांति का, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीयता का उदय हुआ। कैसे? जो फ्रांस की क्रांति हुई, जन विद्रोह हुआ, जनता ने इतनी बड़ी विजय हासिल की तो पूरे यूरोप में ये एक चेतना जागृत हुई कि ये फ्रांस के लोग ऐसे कर सकते तो हम अपने राष्ट्र के लिए ये क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए तो इटली और जर्मनी का निर्माण हुआ। अन्यथा ये फ्रांस की क्रांति न होती तो इटली और जर्मनी का उदय भी न होता। और संपूर्ण यूरोप में इस फ्रांस की क्रांति के कारण जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसकी लहर दौड़ी संपूर्ण यूरोप में। और जो आगे चलकर जो नेपोलियन था उसके विरुद्ध स्पेन देश था वो नेपोलियन के विरुद्ध खड़ा होने के लिए इसी फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा लेकर नेपोलियन के विरुद्ध खड़ा हुआ था स्पेन। तो ये थी राष्ट्रीयता का उदय। तो चलिए जान लेते हैं ये क्रांति के बाद हुआ। क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीयता का उदय हुआ संपूर्ण यूरोप में। फ्रांस से उठी राष्ट्रीयता की लहर ने जल्दी ही समस्त यूरोप को अपनी जकड़ में ले लिया। यही राष्ट्रीयता की लहर इटली व जर्मनी में एकीकरण की प्रेरणा रही। इसी कारण विश्व मानचित्र पर इन दोनों देशों का उदय हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पहले, इसी प्रेरणा के कारण इटली और जो जर्मनी था उसका एकीकरण हुआ। राष्ट्रीयता की इसी लहर ने स्पेन को आगे चलकर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसी के कारण जो आगे चलकर स्पेन है उसको नेपोलियन है उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। इसी फ्रांस की क्रांति ने प्रत्येक देश के नागरिक अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए त्याग, बलिदान, संघर्ष की भावना से उठ खड़ा हुआ। राष्ट्रीयता की भावना ने परतंत्रता से मतलब परायों के अधीन, दूसरों के अधीन ग्रसित देशों को स्वतंत्र होने के लिए साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध आंदोलन करने को साहस दिया।
जो ये फ्रांस की क्रांति हुई, इसने सभी देशों को ये प्रेरणा दी। उस समय जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी, तो जिस पर दूसरे देशों का शासन था, तो वहाँ की जनता को ये प्रेरणा गई कि फ्रांस ने ये इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इस विदेशी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। ऐसी लहर है वो संपूर्ण विश्व में फैल गई। इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण राष्ट्रीयता का उदय हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का, वो था प्रजातांत्रिक भावना का उदय। प्रजातांत्रिक भावना का उदय हुआ। प्रजातांत्रिक भावना का उदय हुआ। जो प्रजा है वो ही सब कुछ है। इसी के आधार पर प्रजा है वो जो चाहे वो कर सकती है। किसी शासक को अगर हटाना है तो वो भी काम करेगी। प्रजा किसी शासक को प्रत्याशी बनाना है और उसको राजा बनाना, तो वो भी काम कौन करेगी? प्रजा करेगी। ये प्रजातांत्रिक भावना थी, उसका उदय हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद। पहले क्या था? वंशानुगत राजतंत्र चलता था, राजगद्दी चलती थी। जैसे कि लुई हैं, ये लुई वंश हैं, तो लुई ये फर्स्ट हैं, तो लुई सेकंड का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन इस क्रांति के बाद में क्या हुआ? जो जनता जिसे सहेगी वही राजा बनेगा, जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध नहीं। फ्रांस की जनता ने निरंकुश व वंशागत राजतंत्र का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की। जो फ्रांस की जनता थी उसने जो ऐसा निरंकुश शासन था उसका अंत करके गणतंत्र शासन की स्थापना की। अब देश का शासक वर्ग देश के नाम पर नहीं बल्कि जनता के नाम पर शासन करने के लिए ही अधिकृत था। ये कानून था। जनता अपने प्रतिनिधि को आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने पर हटा सकती थी। अब सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करने लगी। अगर कोई प्रत्याशी हैं और अपना राजा हैं, तो वो जनता के आकांक्षाओं पर अगर खरा नहीं उतर रहा है तो उसको हटाने का अधिकार जनता को था। वो जनता उसको हटा भी सकती थी। चौथा महत्वपूर्ण कारण था, प्रभाव था इसका, फ्रांसीसी क्रांति का चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि मानव अधिकारों की घोषणा हुई। सभी को समानता का अधिकार और राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, और भी अन्य जैसे कि समानता, संपत्ति की सुरक्षा, ये जो भी स्वतंत्रता हैं वो मिली। यानी मानव के जो भी अधिकार हैं वो फ्रांस की क्रांति के बाद उनको मिलने लगे। मानव अधिकारों की घोषणा हुई फ्रांस की क्रांति के बाद। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता सभी को है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष हैं वो सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के, सभी समान हैं कानून के लिए। संपत्ति की सुरक्षा, योग्यता के अनुसार पद, ऐसे नहीं कि वंशानुगत, बस योग्यता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको वही पद मिलेगा अपनी योग्यता के अनुसार, अयोग्यता के कारण नहीं। पदों के समान अवसर इत्यादि, जैसे कि कोई पद है तो उसमें ऐसे नहीं कि उस वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया जाए, सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। मानव अधिकारों के रूप में कानून का आधार देकर स्थापित किया गया। मनुष्य के कुछ अधिकार को प्राकृतिक अधिकार अर्थात जन्म से प्राप्त अधिकार की संज्ञा दी गई है। मनुष्य के ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उसको हमें नहीं छीनना चाहिए। जैसे कि इन मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का ही पर्याय माना गया है, उन्हें शासक वर्ग द्वारा नहीं छीना जा सकता। जो मानव के प्राकृतिक अधिकार है, जैसे उनको बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, उनको छीना नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उनके प्राकृतिक अधिकार हैं। यह अधिकार विश्व के निरंकुश शासकों के विरुद्ध चुनौती रूप से उभरे। जो ये अधिकार थे, जहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था चल रही थी, निरंकुश थी, वहाँ के जो शासक थे उनको ये भाने नहीं लगे, और वो वहाँ की जनता थी उनमें भी ये प्रेरणा आने लगी कि फ्रांस में भी ऐसे हो रहे हैं तो हमें भी ऐसे सामान मिलने चाहिए। इसीलिए अन्य देशों ने भी क्रांति की। अब है सेक्युलर राज्य की घोषणा एवं सरस के अधिकारों की समाप्ति। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष।
उस राज्य की घोषणा, जैसे कि सभी धर्मों का समान है। हमारे भारत में भी ऐसा ही है, प्रत्येक धर्म को समान मिलना चाहिए। व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, ऐसा भी फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के बाद में वहाँ पर ये नियम आया कि सेक्युलर राज्य की घोषणा की, और जो सरस के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। पादरी वगैरह के सभी के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, वेतन भोगी बना दिया गया। सेक्युलर राज्य में क्या है, जो भी व्यक्ति हैं वो जो चाहे वो धर्म ग्रहण कर सकता है, सरकार उसको ज़बरदस्ती कुछ भी न कराए, वह अपनी इच्छा के अनुसार, उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म राज्य। प्रत्येक व्यक्ति को उपासना पद्धति सुनने का अधिकार है, जो वो चाहे वो कर सकता है, जो वो चाहे वो कर सकता है। उपासना पद्धति। मजहबी सहिष्णुता, मजहबी कहते हैं धर्म को, सहिष्णुता फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन थी। मजहबी समस्याओं एवं पादरियों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया एवं उन्हें भी संविधान के अनुसार कार्य व व्यवहार करने को बाध्य किया गया। जो पादरी कुलीन वर्ग, जो पादरी लोग थे, सरस थे, पादरी लोग थे, उनको भी कार्य करना पड़ेगा। ये अब सेकुलर राज्य बनने के बाद में ये भी वहाँ पर नियम बना, फ्रांस में बाध्य किया गया, उन्हें भी कार्य तो करना पड़ेगा। उन्हें भी संविधान के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करने को बाध्य किया गया। मध्यकाल में शासन को मजहब ही जनता का मजहब माना जाता था। सेक्युलर राष्ट्र की अवधारणा ने इस नियम को समाप्त कर मजहब को व्यक्तिगत विचारधारा से जोड़ दिया। लेकिन मध्यकाल में क्या था, मजहब ही जनता का मजहब माना जाता था। जो मतलब सरकार का मजहब है, जो सरकार चाहती है, सरकार कहती है कि आप इस धर्म को अपनाओ, और जनता कहती हम नहीं अपनाएंगे, तो वो ज़बरदस्ती अपनाती हैं। तो पहले ये होता था फ्रांस में, लेकिन जब क्रांति हुई उसके बाद में इस जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब राजा कहेगा वो नहीं, अपनी इच्छा अनुसार, तो उस अधिकार को समाप्त कर दिया कि राजा कहेगा वो धर्म हमें स्वीकार नहीं करना है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें धर्म चुनने का अधिकार है। सेकुलर राष्ट्र की अवधारणा ने इस नियम को समाप्त कर मजहब को व्यक्तिगत विचारधारा से जोड़ दिया, न कि राज्य की विचारधारा से। इसका अर्थ शासन की सरस के हस्तक्षेप से मुक्ति थी। सरस है उसकी मुक्ति हो गई शासन में हस्तक्षेप करने से। सरस की संपत्ति पर जिन किसानों ने अधिकार कर लिया था, उन पर अधिकारों को कानूनी अधिकार देकर किसानों को लाभ दिया गया। मजहब को व्यक्तिगत विषय बना दिया गया, राज्य रूपी विषय नहीं, व्यक्तिगत विषय बनाया गया धर्म को। राजनीतिक दलों का गठन हुआ। अब क्रांति के बाद में क्या हुआ, फ्रांस में भी राजनीतिक दलों का गठन हुआ। जैसे आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैकोबिन व जीरोदिस्ट दल, उनके बारे में भी मैंने बताया था, वो प्रमुख दल थे वहाँ के। फ्रांसीसी क्रांति ने जनता को संयम के अधिकारों फ्रांसीसी क्रांति में जनता को संयम के अधिकारों का ज्ञान हो चुका था। अब ये जनता पूर्ण रूप से समझ सकती थी कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, हमारे कौन से अधिकार हैं, उनको वो पूर्ण तरीके से समझ चुकी थी इस क्रांति के बाद में। अब राजनीतिक अधिकारों से प्रेषित हो चुकी थी। शासन करने का दैवीय सिद्धांत अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस कारण उसे शासन करने का अधिकार है, अब उसे समाप्त कर दिया गया था। आपको पता होगा पहले क्या होता था, पहले राजा को देवतुल्य माना जाता था, राजा को ईश्वर माना जाता था। उस सिद्धांत को फ्रांस की क्रांति के बाद खंड कर दिया गया और उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। शासन की बागडोर जनता के हाथ में आ गई। अब जनता ही वो शासन करने लगी, उनके हाथ में आ गई। जनता अपने सामूहिक हितों के लिए दलों या संगठन के रूप में एकत्रित होकर संघर्ष करने लगी। अपने सामूहिक हित के लिए जनता है वो अन्य दलों का गठन करने लगी। इस कड़ी में जीरोदिस्ट व जैकोबिन दल प्रमुख थे। शासन की संप्रभुता जनता में नीत होती है। शासन की संप्रभुता है वो किस में नीत है, जनता में नीत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समाजवाद का प्रारंभ। समाजवाद का प्रारंभ मतलब समाज में सभी को समान अधिकार, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो, सामान्य वर्ग हो, सभी को समान अधिकार। समाजवाद का प्रारंभ
यानी समाज में जो भी हो सभी को समान रूप से मिले, समानता का अधिकार और भी जो भी हैं उनके बारे में। समाजवाद का प्रारंभ। क्रांति काल में कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग एवं पादरियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्रांति काल में क्या था, कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग थे और सामंत वर्ग थे उनके पास विशेष अधिकार थे। अब है उस क्रांति के बाद में उसको हैं समाप्त कर दिए गए और समाजवाद का है वो प्रारंभ हो गया। सरस की संपत्ति पर किसानों को अधिकार दिया गया। सरस की संपत्ति थी उस पर हैं वो किसानों का अधिकार दे दिया गया। सरस की संपत्ति थी वो किसानों को दे दी गई। समानता के सिद्धांत पर सामंत व्यवस्था का अंत कर किसानों व सामंतों के लिए एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की गई। अब क्या हुआ कि समानता का कानून हुआ, तो समानता कैसे होगी, जो कुलीन लोग थे उनको भी समान रखा जाए, पादरी लोग थे उनको भी समान रखा जाए और मध्यम वर्ग हैं उनको भी एक बराबर लेवल का किया जाए। उसके लिए उन सभी के अधिकारों को समान कर दिया। पादरी, कुलीन, सामंत उन सभी के अधिकारों को समान कर दिया गया, यानी समानता का सिद्धांत लागू किया गया। अधिकार विहीन समाज व विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को बराबर खड़ा कर दिया। पहले आपको पता होगा फ्रांस में क्या था, विशेष अधिकार प्राप्त एक वर्ग था और एक वर्ग था विशेष अधिकार विहीन, दो वर्ग था। लेकिन इस क्रांति के बाद में दोनों ही वर्ग एक हो गए, दोनों ही वर्गों के पास समान अधिकार रहे। जैकोबिन दल मजदूरों और निर्धनों का हिमतई था। जैकोबिन दल था वो मजदूरों को हिम्मत बताता था, उनको सहायता करता था, ये सभी कार्य करता था। ये देखा हमने समाजवाद, यानी समाजवाद का प्रसार हुआ। सभी को समाज में सभी को समान, पादरी, कुलीन सभी समान, समानता का सभी को समानता का अधिकार है, ये समाजवाद में आता है। अब शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी भी बहुत सारे सुधार हुए। पहले क्या था, शिक्षा को धर्म से जोड़ दिया जाता था। अब उस शिक्षा को धर्म से अलग कर दिया गया, सरस से अलग कर दिया गया। शिक्षा को सरस से अलग कर उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। पहले क्या थी, शिक्षा है वो सरसों के नियंत्रण में थी, धार्मिक नियंत्रण में थी, उसको अब मुक्त कर दिया गया। शिक्षा के धार्मिक स्वरूप को बदलकर मानवतावादी बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा में अनुशासन व राष्ट्रीयता को विशेष महत्व देने का प्रयास किया। शिक्षा में है राष्ट्रीयता की भावना को विशेष महत्व दिया गया और मानवतावादी बनाया गया। पहले क्या था, धार्मिक था ज़्यादा, अब है मानवतावादी बनाया गया। ये शिक्षा में सुधार हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद। और नोवा ये देख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा, सभी को समान रहना चाहिए, बंधुत्व सभी भाईचारे से रहना चाहिए और स्वतंत्र, सभी को कुछ भी करने का अधिकार, कुछ भी मतलब कानून के दायरे में, ऐसे नहीं कि किसी की हत्या कर दे। सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, ये कुछ स्वतंत्रताएं हैं। फ्रांस की क्रांति का ये सबसे प्रभावित करने वाला परिणाम था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे ने न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। भाषण व लेखन, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, राजनीतिक दलों के गठन की आज़ादी, समान अवसर, योग्यता का महत्व, विधि के समक्ष समानता इत्यादि को स्थापित किया गया। अब क्या हुआ, जो राजनीतिक दलों के गठन की जो आज़ादी है वो सभी को दे दी गई। भाषण व लेखन हैं वो कोई भी लिख सकता है, ऐसे नहीं किसी एक वर्ग ही भाषण और लेखन लिख सकता है, ये सभी को अधिकार दिए गए। बोल सकता है, सभी के संपत्ति की सभी को संपत्ति का अधिकार है, सभी की सुरक्षा है। सुरक्षा वो कौन करेगी, संपत्ति की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। ये सभी को समान अवसर और सभी की योग्यता को महत्व दिया गया। कहाँ पर, फ्रांस में। कब, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव में ये महत्वपूर्ण थे। जनता के बीच भाईचारे व सहयोग की भावना से राष्ट्रीयता की नींव को मजबूत किया गया। जब देश में ही सब मिलजुल कर रहेंगे तो शत्रु क्या करेगा, और अगर देश में ही बंटवारा होगा तो शत्रु उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। तो इसी से तो राष्ट्रीयता बढ़ती है।
और 10वां था उदारवादी प्रजातंत्र का प्रारंभ। उदारवाद का अर्थ है यानी स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता, यानी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की, चलने की, कानून के सभी समान हैं, यही सभी स्वतंत्रता थी। उदारवादी प्रजातंत्र का प्रारंभ हुआ कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। उदारवाद का अर्थ ही स्वतंत्रता होता है, तो उदारवाद भी स्वतंत्रता का समर्थन करता है, समानार्थी हैं। उदारवाद के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का लिबरल शब्द लैटिन भाषा के लिबर से उत्पन्न हुआ। अंग्रेजी में उदारवाद को क्या कहा जाता है? लिबरल। लिबरल हैं वो अंग्रेजी में उदारवाद को कहा जाता है। ये जो लिबरल शब्द हैं वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिबरल शब्द को लिया गया है। लैटिन भाषा के ये कब किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? लिबर हैं उससे उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के लिबर से क्या उत्पन्न हुआ? लिबरल। अंग्रेजी भाषा का लिबरल, और अंग्रेजी भाषा के लिबरल को हम कहते हैं उदारवाद। तो उस लिबर का क्या अर्थ है? लिबर का अर्थ है स्वतंत्रता। क्या अर्थ है? लिबर का अर्थ है स्वतंत्रता। फ्रांस में उदारवाद की विचारधारा ने उस शासक वर्ग को समर्थन करने की बात कही जो जनता की सहमति से बनी हो तथा कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाए। उदारवाद की विचारधारा ने संघ की विशेष अधिकारों के अंत का समर्थन एवं निरंकुश शासन का विरोध किया। उदारवाद उस शासन का समर्थन करती है, शासक का समर्थन करती है जो जनता द्वारा चुनी गई हो, जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाली हो और निरंकुश शासन का अंत करने वाली हो, विशेष अधिकारों का अंत करने वाली है। वो उस सभी का समर्थन करता है। कौन? उदारवाद। अतः अब उदारवाद को संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का समानार्थी माना जाने लगा। फ्रांस ने यूरोप में उदारवादी लोकतंत्र का झंडा बुलंद कर दिया। ये उदारवाद का राजनीतिक पक्ष था। दूसरी ओर राज्य के नियंत्रण से मुक्त आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद ने मुक्त बाजार व अबाध आवागमन की मांग प्रारंभ करने वाले मध्यम वर्ग में स्थान बना लिया। और साथ ही साथ उदारवाद ने जो कार्य करने वाले थे, वो जो मध्यम वर्ग था उसने बहुत ही बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया था। और फ्रांस में उसको क्या कहा जाता था? किसको? इस उदारवाद को फ्रांस में क्या कहा जाता था? संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का समानार्थी। जी, जो आप देखते ही हैं संसद कैसे सुने जाते हैं, जनता के अनुरूप संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का समानार्थी माना जाने लगा। किसको? फ्रांस में उदारवाद को संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का, यानी प्रजा के द्वारा चुनी गई सरकार, उसका समानार्थी माने जाने लगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 11वां है राजतंत्र की समाप्ति व जनता की शक्ति का उदय हुआ। यह भी महत्वपूर्ण प्रभाव था। फ्रांसीसी क्रांति ने देश का भविष्य और वर्तमान दोनों ही जनता में नीत कर दिए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप के समस्त निरंकुश शासकों के विरुद्ध वहाँ की जनता को संगठित होने में मदद देने की बात कही। ये राष्ट्रों का भौगोलिक परिदृश्य बदलने का प्रारंभिक बिंदु था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे यूरोप में ये प्रथा फैलाई ये कि जहाँ पर भी ऐसे निरंकुश शासन है उसका अंत करे और जहाँ पर जो जनता है उनका साथ दिया जाए, जनता का साथ दिया जाए और निरंकुश शासन को हटा दिया जाए। अब फ्रांस में राष्ट्र की प्रभुसत्ता फ्रांस के सक्रिय नागरिकों के समूह में नीत हो गई। फ्रांस में एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। स्टेट जनरल असेंबली का स्थान नेशनल असेंबली ने दे दिया था। जो स्टेट जनरल असेंबली था उसका स्थान है अब नेशनल असेंबली ने ले लिया था, जो सक्रिय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। कौन? नेशनल असेंबली। सेना अब राजा की रक्षा के लिए नहीं होकर देश की रक्षा। पहले क्या था? सेना को किस लिए रखा जाता था? राजा की रक्षा करना। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की क्रांति की बात कर रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति में राजा को है
सेना को है वो राजा की रक्षा के लिए रखा जाता था। लेकिन अब फ्रांस की क्रांति के बाद में ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि सेना राजा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जो सेना है वो राज्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए होनी चाहिए। जनता में देश के लिए शहीद होने वालों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो गई। जो देश के लिए शहीद हो रहे थे उनके प्रति जनता में भी अब समानता उत्पन्न होने लगी। यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रारंभ 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है, और पूरे यूरोप की जो राजनीति है उसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से ही माना जाता है, यानी 1789 ईस्वी से। आपको पता होगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं पर प्रभाव। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की क्रांति से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन अब क्या हुआ? फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें महिलाओं को भी शिक्षण देने का कार्य किया गया। महिलाओं के लिए भी स्कूलों का द्वार खोल दिए गए। महिलाओं को भी उनके मर्जी के अनुसार विवाह करवाने का अधिकार दिया गया। ये सभी अधिकार उनको मिले फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति के दौरान लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालयों के द्वार खोल दिए गए तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अधिकार दिया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब व्यापार संबंधी जो जानकारी है वो लड़कियां यानी औरतें भी रख सकती हैं, यह भी उनको अधिकार दिया गया। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। उनकी मर्जी के बिना विवाह नहीं करवाने को कानूनी आधार दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां चाहती हैं कि हमारा विवाह न हो, लेकिन उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसका विवाह कर दे तो वो कानूनी दंड होगा। ये कब? फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद में ये नियम बनाया गया। तलाक प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देने का अधिकार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान प्रदान किया गया। स्त्री स्वतंत्रता का ये संक्रमण काल था। यही कारण है कि ये मैं बात कर रहा हूँ अब फ्रांस की क्रांति से पहले की, जो स्त्रियों की दशा बहुत न्यूनतम थी। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विपरीत महिला क्लबों को आतंक के शासन के दौरान दिया गया था। इसका विरोध करने आतंक का शासन जब स्थापित हुआ था तब महिला क्लब, जो महिला हैं वो जैसे कि मनोरंजन के कार्य करती थी, अपने खेलों को कार्य करती थी, उन सभी को बंद करवा दिए गए। लेकिन इसका बहुत महिलाओं ने विरोध किया। तो एक महिला थी, उसका नाम था ओलंप दे गुंज नामक महिला थी, उसने उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए बंद। तो क्या कर दिया? इस ओलंप दे गुंज नामक महिलाओं को देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी पर लटका दिया गया। इसके पूर्व 1791 ईस्वी की संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। 1791 का जब संविधान हुआ था तब भी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नहीं निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। क्यों? महिलाओं को ऐसा क्यों था? पहले ऐसे ही भेदभाव होता था। ये सब तो फ्रांस की क्रांति के बाद में महिलाओं को अधिकार मिला। निष्क्रिय नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं था, और जो निष्क्रिय नागरिक होते थे उनको मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये साफ ही जाहिर होता है कि फ्रांस की महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कलाकारों ने अपने क्रांति के आदर्शों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गणतंत्र इत्यादि का मानवीकरण कर उसका नारी रूप में सर्जन प्रारंभ कर दिया। और फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या हुआ? जो इतिहासकार थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? नारियों का चित्रण प्रारंभ कर दिया। नारियों की मूर्तियां बनाने लगे, जिसे भी नारी को सम्मान मिलना लगा। और एक ऐसी भी चित्र बनाए हैं तराजू में पुरुष और महिलाओं दोनों को ऐसे तोल के रखा हुआ है। उस तस्वीर से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि दोनों ही समान हैं। न्याय तथा कानून के समक्ष सभी को समानता को एक तराजू
पकड़े आंखों पर पट्टी बांधे स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। स्वतंत्रता को टूटी जंजीर के रूप में व्यक्त किया गया है। गणतंत्र एवं स्वतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी बने। और जो स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी और तिरंगा और कलगी, ये स्वतंत्रता के प्रतीक थे। फ्रांस में ऐसा नारी के रूप को मरी आन नाम दिया गया। जो फ्रांस में नारी ऐसे करती थी, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी पहनती थी, तो उसको क्या नाम दिया जाता था? मारी आन। फ्रांस में ऐसी नारी के रूपक को मारी आन नाम दिया गया। क्या? मारी आन नाम दिया गया। राष्ट्र के अमूर्त विचारों का नारी की छवि में दृश्य दिखाया गया है। ये देख सकते हैं उस समय की नारी की तस्वीरें कुछ, ये उस समय की नारी की तस्वीरें जो चित्रकारों ने, कलाकारों ने बनाई थी। अब हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति के हमने परिणाम प्रभाव जान लिए हैं। अब हम संपूर्ण जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, क्या जो डेट थी उसके बारे में जान लेते हैं। डेट के बारे में, एस्टेट जनरल की शुरुआत कब होती है? एस्टेट जनरल की शुरुआत कब होती है? 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल की शुरुआत होती है। एस्टेट जनरल का प्रथम अधिवेशन कब होता है? आपको पता होगा 1320 में एस्टेट जनरल का प्रथम अधिवेशन होता है और 1614 ईस्वी के बाद में उसका एक भी अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और उसके बाद में 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल की फिर से शुरुआत होती है। जनसाधारण यानी तृतीय सदन, जनसाधारण वर्ग को तृतीय सदन कहा जाता था, द्वारा नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा की घोषणा है वो कब की जाती है? 17 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा की घोषणा की जाती है जनसाधारण वर्ग के द्वारा। टेनिस कोर्ट की शपथ है वो 20 जून 1789 ईस्वी को ली जाती है टेनिस के मैदान में। राष्ट्रीय सभा को राजा की स्वीकृति एवं राष्ट्रीय सभा का संविधान के रूप में परिवर्तन, संविधान सभा में परिवर्तन ये कब होता है? 27 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा को राजा की स्वीकृति एवं राष्ट्रीय सभा का संविधान सभा में परिवर्तन किया जाता है। कब किया जाता है? 27 जून को। और बास्तिल दुर्ग का पतन है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल दुर्ग का पतन किया जाता है और 14 जुलाई को ही फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस ही 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। विशेष अधिकारों का अंत है वो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को किया जाता है और मानव अधिकारों की घोषणा है 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की जाती है। और स्त्रियों का अभियान मार्च ऑफ वुमेन 5 अक्टूबर को किया जाता है। ये मैंने संपूर्ण डिटेल से बताया है फ्रांस की प्रमुख घटनाएं पार्ट नंबर 2 वीडियो में। अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं। बुल्शेविक घोषणा उस जो 25 जुलाई 1792 ईस्वी में होती हैं और संविधान द्वारा लिखित गणतंत्रीय संविधान का निर्माण है सितंबर 1791 ईस्वी में होता है। और राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की घोषणा कब होती है? 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है और गणतंत्र की घोषणा हो जाती है। और ये महत्वपूर्ण है, लुई सोलवे को गिलोटिन पर चढ़ाना 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलवे को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी उनको मृत्युदंड दिया गया। और सितंबर हत्याकांड आपको पता होगा 2 से 6 सितंबर 1793 ईस्वी के बीच में सितंबर हत्याकांड होता है। आतंक का शासन दाते द्वारा चलाया गया था। ये मार्च 1793 से जुलाई 1794 के ईस्वी में आतंक का शासन चलता है। आतंक का शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? दाते के द्वारा नहीं। आतंक का शासन है वो रॉबस्पियर के द्वारा चलाया जाता है। मैंने अभी कहा था दाते के द्वारा नहीं, रॉबस्पियर के द्वारा। आतंक का शासन कब से कब तक है ये देख सकते हैं। मार्च 1793 ईस्वी से लगाकर 1794 ईस्वी तक
जुलाई 1794 ईस्वी तक आतंक का शासन होता है जो रॉबस्पियर द्वारा चलाया गया था। उससे पहले भी जो दांते ने उससे रिक्वेस्ट की थी रॉबस्पियर से कि इस महा आतंक को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि लंबे समय तक चलाया जाए तो वो देश की व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और उसकी मृत्यु के साथ ही इस महाआतंक की समाप्ति होती है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण कथन भी होता है ये कि दांते का पतन कब होता है? अप्रैल 1794 ईस्वी में दांते का पतन होता है और रॉबस्पियर का पतन 28 जुलाई 1794 ईस्वी में होता है। रॉबस्पियर जिसने आतंक के शासन की शुरुआत की थी रॉबस्पियर, और आतंक के शासन की शुरुआत भी जुलाई 1794 ईस्वी में होती है। यानी जब रॉबस्पियर का पतन हुआ तब ये आतंक का शासन था उसकी समाप्ति हुई। नेशनल कन्वेंशन ये है जो जैकोबिन व जीरोडिस्ट दोनों के मध्य संघर्ष का समय है, वो है 1792 से 1795 ईस्वी के मध्य चलता है। 1792 से 1795 ईस्वी के मध्य चलता है। और ये है लास्ट डायरेक्टरी शासन, ये है 1795 ईस्वी से 1799 ईस्वी के बीच चलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।